गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं मिसेस संगीता जैन सामंत, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ होम साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज अराई। आज बीए पार्ट 2 होम साइंस के स्टूडेंट्स को स्वास्थ्य की अवधारणा चैप्टर का भाग 2 के बारे में बात करने जा रही हूँ। कल हमने बताया था स्वास्थ्य की डेफिनेशंस की बात करी थी और हमने उसके अवयव की बात करी थी। उसमें हम बात कर रहे थे मानसिक स्वास्थ्य की, और हमने कहा था क्योंकि चैप्टर थोड़ा सा समझने के लिए ज़रूरी है, इसलिए हम इसको कुछ भागों में विभाजित कर देते हैं। आज भाग 2 में मैं आपको बताने जा रही हूँ मानसिक अस्वस्थता को प्रभावित करने वाले कारक, मतलब मेंटल जो इल हेल्थ है उससे रिलेटेड जो फैक्टर्स हैं उनके बारे में। तो पहला है शारीरिक स्वास्थ्य, फिजिकल हेल्थ। शारीरिक स्वास्थ्य मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, ये हम सभी जानते हैं। अगर हम फिज़िकली फिट नहीं हैं या हम अस्वस्थ हैं शारीरिक रूप से, तो मानसिक रूप से भी हमें मानसिक चिंता, परेशानी, खिन्नता, चिड़चिड़ापन बना रहेगा। क्रोधित होना भी मानसिक अस्वस्थता के लक्षण है। तो फिज़िकल हेल्थ बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हम फिज़िकली फिट रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, तो हमारे मानसिक स्वास्थ्य पे भी प्रभाव अनुकूल रहेगा। दूसरा है सामाजिक कारक। मानव एक सामाजिक प्राणी है। अगर मान लीजिए उसको समाज द्वारा उत्पीड़ित किया जाता है, अब समाज में देखिए परिवार भी आता है, समाज में आपका इर्द गिर्द वाले लोग भी आते हैं। अगर आप कार्य क्षेत्र पर जाते हैं तो आपका वह भी सामाजिक कारक बन जाता है। तो अगर वहाँ पर किसी प्रकार का उत्पीड़न हो, चाहे वो वर्क प्लेस हो आपकी, चाहे वो घर हो, चाहे वो अड़ोस पड़ोस हो, चाहे वो सोसाइटी हो, तो उसका मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। चिंताएं, बेमिल शादियाँ या ब्रोकन परिवार, तलाक, गरीबी या किसी प्रकार का निर्दयता, संवेगात्मक तनाव आदि मानसिक बीमारियों को जन्म देता है। स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है और व्यक्ति को मानसिक रूप से अस्वस्थ कर देता है। तो सामाजिक कारक बहुत इम्पोर्टेंट है। खासकर आजकल तो काफ़ी सारे रूल्स रेगुलेशंस बन गए हैं इन सब से जूझने के लिए, मगर फिर ये एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट कारक है सामाजिक कारक, जिससे कि सोशल फैक्टर, जिससे मानसिक अस्वस्थता देखी जाती है। वंशानुक्रम यानी हेरिडिटी। कई केसेस में वंशानुक्रम भी किसी रोग को आगे कैरी फॉरवर्ड करता है। जैसे स्किज़ोफ्रेनिया से पीड़ित माता पिता के बच्चों को भी स्किज़ोफ्रेनिया हो जाता है। यह रोग वंशानुगत होता है क्योंकि ये जीन्स के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित हो जाता है। तो इस तरह से जो वंशानुक्रम है कुछ मेंटल प्रॉब्लम्स के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट है आपका शराब, ड्रग्स, अल्कोहल या कोई और प्रकार के नारकोटिक्स का सेवन करने वाले व्यक्ति को भी मानसिक रोग हो जाता है। खासकर जो ड्रग एडिक्ट्स बन जाते हैं या बहुत ज़्यादा मदिरा पान करते हैं, तो उन लोगों को देखा गया है कि काफ़ी मेंटल डिस्टर्बेंसेस हो जाते हैं। नेक्स्ट, अनिद्रा, तनाव, उच्च श्रृंखलता, भय, लड़ाई झगड़े आदि के कारण भी लोग मानसिक रूप से बीमार रहते हैं या रोगग्रस्त हो जाते हैं। तो अगर किसी प्रकार का अननेसेसरी तनाव है या काफ़ी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं किसी के लाइफ में, तो ये भी देखा जाता है कि उसके लिए ये मानसिक रूप से काफ़ी हानिकारक है। अगर मानसिक स्वास्थ्य को जानने के लिए हमें ये कुछ प्रश्न हैं जिनको हमें अपने आप से क्वेश्चन करना चाहिए, अपने आप से प्रश्न पूछना चाहिए। तो अगर प्रश्न का उत्तर हाँ में मिलता है अधिकतर, तो इसका मतलब है व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार है। तो उसके अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए। तो कुछ लिस्ट है प्रश्नों की जो मैं आपके सामने बच्चों पढ़ के सुना रही हूँ। जैसे पहला प्रश्न है, क्या आप अकारण ही परेशान एवं उदास रहते हैं? मतलब बेवजह आपको ये प्रॉब्लम है उदास रहने की या परेशान होने की। क्या आप छोटी छोटी बातों में अपना संतुलन खो देते हैं? क्या आप हमेशा चिंतित रहते हैं?
क्या आपको नींद नहीं आती है? क्या आप अकारण भयभीत रहते हैं? क्या आप लोगों का साथ देना पसंद नहीं करते? क्या आप कार्य करते समय स्वयं के ऊपर केंद्रित नहीं हो पाते? क्या आप हीन भावना से ग्रसित रहते हैं? क्या आप हमेशा खिन्न इरिटेटेड रहते हैं? क्या आपके परिवार में हमेशा ही लड़ाई झगड़ा होता रहता है? क्या आपके जीवन की दिनचर्या को भंग कर दिया जाए तो आप डिस्टर्ब्ड हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं? क्या आपको सिर, कमर, पेट, पीठ, पैर इत्यादि में दर्द एवं पीड़ा रहती है? क्या आपके परिवार वाले किसी भी कारण को लेकर आपको परेशान करते हैं? क्या आपको छोटी छोटी बातों को लेकर आपके जो स्पाउस हैं, पति या पत्नी जो भी हैं, वे परेशान करते हैं? क्या आप हमेशा यह सोचते हैं कि आपने जो किया है वह सही है और दूसरे लोग जो करते हैं वह गलत है? क्या आपका विचार हमेशा ही बदलता रहता है? और लास्ट, क्या आप हमेशा ही सपनों की दुनिया में भ्रमण करते रहते हैं? तो कुछ ऐसे प्रश्न हैं, ये 16-17 प्रश्न, जिनको आप क्वेश्चन करें और अगर इनका उत्तर हाँ में ही मिलता है, इसका मतलब है ये मानसिक अस्वस्थता की निशानी है। तो इसके लिए हमको इससे बचना चाहिए, और बचने के लिए अब जो सुझाव हैं, जो इम्पोर्टेंट हैं, वह मैं आपको बताने जा रही हूँ। मानसिक रूप से कमज़ोर बच्चों के लिए अलग विद्यालय की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि उन बच्चों पर फिर अलग से स्पेशल ध्यान दिया जाए और उनको अकॉर्डिंगली दिशा निर्देश दिए जाएं। संतुलित एवं पौष्टिक भोजन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अपर्याप्त भोजन, कुपोषण, गरीबी के कारण उनकी वृद्धि व मानसिक विकास रुक जाता है और फिर इस कारण काफ़ी बीमारियां हो जाती हैं और मानसिक रूप से बच्चा कमज़ोर एवं चिड़चिड़ा हो जाता है। तो न्यूट्रिशन इम्पॉर्टेंट है। गर्भवती माता और दुग्धपान कराने वाली यानी धात्री माता को खान पान पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उनके खान पान से उनके गर्भस्थ शिशु या जिसको वो फीड करा रहे हैं उस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। कई बार तो अंडर न्यूट्रिशन से जो है प्री मैच्योर बेबी भी हो जाते हैं और एनीमिक बेबीज़ भी हो जाते हैं। नेक्स्ट, शिशु के विकास के लिए प्रथम 5 वर्ष बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इस समय बच्चा जो सीखता है वो उसके मानसिक विकास के लिए बहुत ज़रूरी है, तो ये उसके जीवन पर्यंत उसके काम आता है। तो इस समय सबसे ज़्यादा बालक के विकास पर ध्यान देना चाहिए। खाली न्यूट्रिशन ही नहीं, उसके संपूर्ण विकास की ओर हमें ध्यान देना चाहिए। अच्छा वातावरण और उसको अच्छी गाइडेंस, अच्छी मोटिवेशन हम देंगे तो उसका जीवन सुधर जाए। नेक्स्ट, वृद्धावस्था में थोड़ा सा मानसिक रूप से व्यक्ति असंतुलित हो जाता है, क्योंकि कुछ तो उसकी बॉडी की जो चेंजेस हुए हैं उस कारण से, और कुछ लोगों के साथ समय ना बिता पाने के कारण वो अकेलापन के कारण भी चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो इसलिए वृद्धाश्रम वगैरह में देखा गया है कि जब लोग आपस में एक दूसरे से बात करते हैं तो बेटर फील करते हैं। तो घर में भी हमें क्या करना चाहिए, ये नहीं कि वृद्ध को वृद्धाश्रम में ले जाएं, पर घर में भी सभी जनों की जिम्मेदारी बनती है कि वह थोड़ा थोड़ा समय अपने वृद्ध बुज़ुर्ग लोगों के साथ बिताएं। नेक्स्ट, गर्भावस्था के दौरान प्रथम बार गर्भ धारण करने वाली महिलाएं काफ़ी चिंतित रहती है, परेशान रहती है, क्योंकि फर्स्ट प्रेगनेंसी है। तो इसलिए उनको ज्ञान देना चाहिए, उनका शिक्षा देनी चाहिए ताकि वो चिंता मुक्त रहें। नेक्स्ट, बेरोजगार लोगों को शिक्षित करना चाहिए, मतलब अशिक्षित लोगों को शिक्षित करना चाहिए, और बेरोजगार लोगों के लिए कुछ ट्रेनिंग वगैरह ऐसी होनी चाहिए जिससे कि वो अपना जीवन यापन कर सकें और उनके अंदर हीन भावना का जन्म ना हो। फिर किशोरावस्था में देखिए, किशोरावस्था एक ऐसी स्टेज है जिसमें बहुत ज़्यादा समस्याओं से जूझना पड़ता है। तो यहाँ पर बच्चों में काफ़ी जो तनाव व तूफान देखा जाता है। तो इस समय इतने हार्मोनल चेंजेस के कारण आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। किशोरावस्था में बच्चों के साथ समय बिताएं,
और बच्चों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करें। तो ये कुछ ऐसे सुझाव हैं जो मानसिक अस्वस्थता से हमें बचा सकते हैं। तो ये था हमारा सेकंड अवयव मेंटल हेल्थ के बारे में। अब बात करते हैं हम सामाजिक स्वास्थ्य यानी सोशल हेल्थ। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अकेला नहीं रह सकता। उसको हमेशा लोगों के साथ मिलजुल कर रहने में जो खुशी मिलती है वह अकेले रहने से नहीं मिल सकती। तो सामाजिक रूप से उसकी अच्छी शिक्षा हो, उसकी अच्छी देखभाल हो, उसका न्यूट्रिशन पूरा ढंग से किया गया हो, अच्छा वातावरण मिले, तो ये हम सब की जिम्मेदारी है आपस में एक दूसरे के प्रति। इससे जो है अच्छे राष्ट्र का निर्माण होगा। तो एक खुशनुमा माहौल, एक अच्छा सामाजिक माहौल घर के, फैमिली का, सोसाइटी का, वर्क प्लेस का, स्कूल का, कॉलेज का, इन सब जगह का जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है कि एक अच्छा सामाजिक माहौल की वजह से अच्छे चरित्र निर्माण होगा, अच्छी शिक्षा दीक्षा मिलेगी और व्यक्ति का चहुमुखी विकास होगा, तो वह पूर्ण रूप से स्वस्थ भी रहेगा। अब देखा जाता है कि काफ़ी लोगों में एक कुछ गलत आदतें होती हैं। जिस समाज में वो रहते हैं वहीं से गलत आदत लगती है। मतलब कुछ ड्रग एडिक्ट्स बन जाते हैं, कुछ ड्रिंक ज़्यादा करने लग जाते हैं, उनकी मानसिकता बदल जाती है, चोरी चकारी करने लग जाते हैं, डाका डालने लग जाते हैं, ज़्यादा रूढ़िगत हो जाते हैं या बहुत अंधविश्वासी हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ों से उनके जीवन में क्या हो रहा है, कलह, तनाव, चिंता, ये सब ऐसी इस टाइप की नेगेटिव बिहेवियर उनका सब तरफ हो रहा है। तो ये सामाजिक रूप से अस्वस्थ हो जाएंगे। तो हमको क्या करना है, हमको देखना है कि पहले तो हम समझें कि सामाजिक स्वास्थ्य होता क्या। देखिए, समाज में रहते हुए व्यक्ति के संतोषप्रद, तृप्तिदायक, दीर्घकालीन मित्रता करने की क्षमता हो उस व्यक्ति में, तो हम कहते हैं वो सोशली मैच्योर्ड है और सोशली हेल्दी है। फिर व्यक्ति के विभिन्न प्रकार की सामाजिक एवं पारिवारिक उत्तरदायित्वों को स्वीकार करने की और सफलतापूर्वक निर्वाह करने में रुचि हो। मतलब जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो उसकी ड्यूटीज़ हैं, ये नहीं कि उसको हेड ऑफ़ द फैमिली बनना है, मगर एक बच्चा होने के नाते भी, एक किशोरावस्था में भी उसका ऐसा, तो हर एक स्टेज में उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पता होनी चाहिए और उनको निर्वाह करने में उसकी रुचि होनी चाहिए। फिर व्यक्ति समाज में रहते हुए आनंदित, सुखचैन और उल्लासपूर्वक जीवन यापन करता हो, खुश रहता हो, आनंदित रहता हो। नेक्स्ट, व्यक्ति में असफलता देखकर न ज़्यादा दुख हो, न ज़्यादा चिंता हो, और ये भी नहीं है कि सफलता देखकर बहुत अधिक खुश हो गया हो, ऐसा नहीं। उसका बैलेंस बना रहना चाहिए, एक सामंजस्य होना चाहिए, एक संतुलन होना चाहिए। नेक्स्ट, व्यक्ति को दूसरे के साथ एडजस्टमेंट करने में कोई परेशानी नहीं हो और वो एडजस्टमेंट करने के लिए तत्पर रहे, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब आप दूसरे को भी एक्सेप्ट करें। आप चाहते हैं अगर लोग आपको एक्सेप्ट करें, लोग आपको समझें, तो आप भी दूसरों को समझें, तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर व्यक्ति में समाज के सभी सदस्यों के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार, शिष्टाचार पूर्वक रहना चाहिए, मधुर व्यवहार हो, ये इम्पोर्टेंट है। जब हम सामाजिक स्वास्थ्य की बात करें तो व्यक्ति में ये गुण होना चाहिए। जो सामाजिक रूप से स्वस्थ है तो उसमें गुण होना चाहिए कि वो दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करता है। तो ये सामाजिक स्वास्थ्य जो है तीसरा अवयव है, जिसमें हम कहते हैं कि व्यक्ति स्वस्थ तभी है जब वो सामाजिक रूप से फुल्ली मैच्योर्ड, एडजस्टेड और एक्सेप्टिंग है। अब आजकल एक और नया कंसेप्ट उठा है, उसको कहते हैं हम स्पिरिचुअल हेल्थ, आध्यात्मिक स्वास्थ्य। हालांकि ये पूर्ण स्वास्थ्य के जो 3 अवयव हैं उसके साथ इतना नहीं जुड़ता है, पर फिर भी ये देखा जाता है कि स्पिरिचुअल हेल्थ को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। और इसमें क्या, आत्मा से संबंधित, आध्यात्म का संबंध शुद्ध मन और शुद्ध आत्मा से है। तो आजकल लोग आध्यात्मिक स्वास्थ्य की तरफ विशेष ध्यान दे रहे हैं। कुछ इसमें देखा जाता है कि साइकोलॉजी का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है,
कुछ आप नेचुरल जो तरीके होते हैं, जैसे ध्यान देने का तरीका, मेडिटेशन है, योगा है, इन सब की तरफ लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं ताकि उनकी स्पिरिचुअल हेल्थ भी बनी रहे। तो इस पर काफ़ी आजकल रिसर्च हो रही है, काफ़ी खोज हो रहा है और देख रहे हैं कि योग, व्यायाम, चिंतन करना, मतलब मेडिटेशन करना, ये सब चीज़ें जो हैं आपको आध्यात्मिक स्वास्थ्य अचीव करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल हैं। तो इसलिए सरकार भी और स्कूल्स, कॉलेजेस भी इस विषय पर स्पेशल ध्यान दे रहे हैं कि बच्चे का आध्यात्मिक विकास भी हो। तो ऐसा एनवायरनमेंट प्रदान करने की कोशिश की जा रही है। अब नेक्स्ट आपका कंसेप्ट ऑफ पॉजिटिव हेल्थ क्या है। कंसेप्ट ऑफ पॉजिटिव हेल्थ मतलब अच्छे स्वास्थ्य की रक्षा करना, अच्छे स्वास्थ्य को प्रमोट करना और उन व्यक्ति जिनमें सभी तरह से पूर्ण शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक कुशलता है, तो हम कहते हैं कि ये पॉजिटिव हेल्थ की तरफ है। और वैसे पॉजिटिव हेल्थ में देखिए रोग का अभाव होता है, स्फूर्ति होती है उसके अंदर, उस व्यक्ति के अंदर स्वस्थ रूप से स्वस्थ मानसिक एवं सामाजिक उसका वो होता है, वह साहसी होता है, निर्भीक होता है, उसमें एडजस्टमेंट करने की, कोऑपरेटिवनेस, मित्रतापूर्ण व्यवहार, ये सब करने की क्षमता होती है, खुश रहता है और जितने चैलेंजेस हैं उनको पूर्ण करता है और दुख से नहीं घबराता, फेलियर्स को भी एक्सेप्ट करता है, आगे बढ़ने का प्रयास करता है, काम करने के लिए धैर्यवान होता है और उसमें तत्परता भी होती है, निर्णय लेने की क्षमता भी होती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उस व्यक्ति को एक अच्छा कंसेप्ट ऑफ पॉजिटिव हेल्थ के लिए ज़रूरी है। तो ये है थोड़ा सा आपका स्वास्थ्य की अवधारणा भाग 2। धन्यवाद।